अनुपमा जी, जैसा कि हम देख रहे हैं इस टाइम पे वेस्ट बंगाल के अंदर पूरा ही इलेक्शन वाला माहौल छा चुका है। अभी वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस टाइम पर हमने पिछले दिनों काफी बात की कि क्या नतीजे हो सकते हैं, कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है। बट आज मैं इस पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी जीती तो उसका सीएम कैंडिडेट फेस कौन होगा। उसके बारे में तो ऑलमोस्ट लोगों को पता है कि शुभेंदु अधिकारी ही बनेंगे। हालांकि बीजेपी ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, पर फिर भी अनसेट जो लीडर हैं बीजेपी के, वो शुभेंदु अधिकारी ही हैं। इनफैक्ट उन्होंने ही ममता बनर्जी को नंदीगांव से, भवानीपुर से, इन सब जगहों से एक तरीके से कंटेस्ट करने की कोशिश की है, साथ ही साथ उनको कम्पीट करने की भी कोशिश की है। तो शुभेंदु अधिकारी से ज्यादा फिटेड कैंडिडेट तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार कोई है। लेकिन यहाँ पर बात आती है टीएमसी की तरफ से। अब ममता बनर्जी 3 बार ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, ये उनका चौथा टर्म होगा अगर वो बनेगी तो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार कोशिश रहेगी टीएमसी की कि जीतने के बाद से अभिषेक बैनर्जी जो उनके भतीजे हैं, उनको दे दिया जाए ये मौका कि वो चीफ मिनिस्टर बने। इस पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी अपनी गद्दी छोड़ देंगी और अभिषेक बैनर्जी, जिनका पॉलिटिकल रेलेवेंस अगर आप देखेंगे और एक्सपीरियंस देखेंगे तो कुछ इतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पार्टी के अंदर ना ऑलरेडी 2 पोल्स डिवाइड हो चुके हैं। कुछ लोग जो नई नीतियां, यूथ और इन सब चीजों के लिए अभिषेक बैनर्जी को फॉलो करते हैं, और कुछ पुराने लोग जो ममता लॉयलिस्ट हैं वो रहे हैं। लेकिन ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है कि अगर टीएमसी गलती से भी अगर जीत गई तो उसके बाद से अभिषेक बैनर्जी अगर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने तो बंगाल किस साइड पे दिखने वाला है, क्या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं, और ममता बनर्जी की जो सत्ता है क्या वो इतने जल्दी जाने देंगी। आपका क्या कहना है? देखिए शिवी, अगर सबसे पहले अगर बात करें तो चौथी बार सत्ता में आने के लिए ममता बनर्जी काफी ज्यादा बेकरार है। लेकिन सवाल ये है कि अगर चौथी बार भी अगर टीएमसी जीतती है तो क्या वाकई में ममता बनर्जी अपनी गद्दी छोड़ेगी? क्योंकि देखिए इसके चांसेस अगर देखा जाए तो सब कुछ ममता बनर्जी की इच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कितना बड़ा वर्चस्व है। हालांकि अगर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बात करें तो वो पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव है, उसके साथ ही साथ वो सांसद भी हो। और इस समय अगर बात करिए की जाए 2026 के विधानसभा चुनाव की, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लीड किया है। अगर हम जनसभाओं को भी देखें तो ममता बनर्जी जिन जनसभाओं में जितनी भीड़ जुटा पाती थी उसके कंपैरिजन में जो अभिषेक बनर्जी है उन्होंने भी उतनी ही तरीके से, उतनी ही ताकत से भीड़ जुटाई है। जैसे समझ में आता है कि ममता बनर्जी के बाद में अगर कोई सेकंड चेहरा है टीएमसी का तो वो अभिषेक बैनर्जी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अभिषेक बैनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तो इसमें 3 चीजें। पहला कि ये पार्टी का आंतरिक निर्णय है, पार्टी आंतरिक तौर पर सोचेगी क्योंकि अब इस बात की भी चर्चा होने लगी है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो क्या बोलती है। अगर वो चाहेगी कि अभिषेक बैनर्जी मुख्यमंत्री बने तो जरूर बने, अगर वो नहीं चाहेगी तो फिर नहीं बन सकते। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी में जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, क्योंकि उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है एक नेता, एक सीएम बनाने में, तो वो फैसला भी ले सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं यहाँ पर जो ये निर्णय करेगी कि क्या अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते। और अगर ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि नहीं, मैं इस बार भी मुख्यमंत्री मैं खुद ही बनूंगी, तो उस दौरान जो अभिषेक बनर्जी है उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और साथ ही जो संगठन को मजबूत करने की जो एक तरीके से काम जो रहेगा वो अभिषेक बनर्जी कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसके बाद देखिए 2026 के बाद जब अगला चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, तो उसमें जो अभिषेक बनर्जी है वो एक मुख्य चेहरा बन सकते हैं। क्योंकि अगर धीरे धीरे की बात करी जाए तो हमने बिहार में भी देखा नीतीश कुमार किस तरीके से सीएम पद छोड़कर वो अब केंद्र की राजनीति में चले गए। तो अब उस स्थिति में ममता बनर्जी 5 साल के बाद आ जाएगी जिन्हें उन्हें एक निर्णय लेना ही होगा। ऐसे में ममता बनर्जी को जरूरी है कि किसी ना किसी को तो ऊपर उठाना पड़ेगा। और उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन अगर टीएमसी के लिए देखा जाए तो वो है अभिषेक बनर्जी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, अगर अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इस दौरान कई ऐसी बड़ी कार्रवाई अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हो रही है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव और उससे पहले भी। क्योंकि हम जानते हैं
कोयला घोटाला, उसके भी गंभीर आरोप लगे हैं अभिषेक बनर्जी पर। दूसरा, शिक्षक भर्ती घोटाला, उसके भी गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके तहत ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। और उसी के तहत कहीं ना कहीं वो एक बड़ा पॉइंट हो सकता है टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी की तरफ से। अब उसके साथ ही अगर बात करी जाए तो अभिषेक बनर्जी की जैसे छवि की बात करें तो हाल ही में जो हुमायूं कबीर है टीएमसी के पूर्व नेता, उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाया कि जो टिकट बंटवारे की बात है वो उसमें अभिषेक बनर्जी पैसे लेकर फिर टिकट दे रहे हैं, इस तरीके का गंभीर आरोप लगा है। इससे पहले भी उनके ऊपर एक मानहानि का केस दर्ज हो चुका है। मानहानि के केस में मध्य प्रदेश के जो केंद्रीय मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे को जो आकाश विजयवर्गीय है, उन्हें जो अभिषेक बनर्जी है उन्होंने गुंडा कहा था, जिसके तहत मानहानि का केस दर्ज हो चुका था। तो कहीं ना कहीं एक साफ सुथरी छवि तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ अब भी जो माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और रही बात हुमायूं कबीर की जो आरोप लगाए, तो देखिए इस बार अगर सबसे ज्यादा टीएमसी में टिकट बंटवारे की किसी की चली है तो वो अभिषेक बनर्जी है। अभिषेक बनर्जी ने पूरे तरीके से ये डिसाइड किया कि किसे टिकट मिलनी चाहिए और किसे टिकट अनुपमा नहीं जी, मिलनी चाहिए। वो तो हाँ, अभिषेक बैनर्जी से बहुत वरिष्ठ नेता अभी भी टीएमसी के अंदर मौजूद है, तो ये कह पाना कि उनको ही सीएम की पोजीशन दी जाएगी, ये एक तरीके से मोनार्की जैसी चीज हो गई कि ममता बनर्जी चाहती है कि टीएमसी का लीडर ऑफ फेस वही बने जो उनके फैमिली में आता है, क्योंकि महुआ मोइत्रा है, पूरब झा है, बहुत से ऐसे नाम है अनुपमा जी जिन्हें अभिषेक बैनर्जी से बहुत ज्यादा समझ भी है, बूझ भी है और पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस भी है। पर आपने मैंने एक चीज देखी इस पूरे इलेक्शन के अंदर, अभिषेक बैनर्जी को कंप्लीटली बहुत तरीकों से हाईलाइट किया गया, उसके अलावा कोई और एज सच लीडर हाईलाइट हुआ ही नहीं। महुआ मोइत्रा जैसी बहुत ग्रेट स्पीकर है, ये सारे लोग पार्लियामेंट में बहुत अच्छा बोलते हैं, पर इस पूरी चीजों के दौरान उनको हमने इतना सुना ही नहीं जितना सिर्फ एक ममता बनर्जी और उनके साथ उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी दिखे हुए हैं इस पूरे टाइम में। उन्होंने बार बार ललकारा अमित शाह को, अभी भी उनके यही सब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो अमित शाह वो बोल रहे हैं उनके खिलाफ वो बात कर रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट अमित शाह को धमकी भी दी थी। मैंने एक और चीज नोटिस की कि ममता बनर्जी का जो टोन है, जो स्पीचेस है, जो वर्डिंग्स है, सिमिलर स्पीच मुझे लग रहा है अभिषेक बैनर्जी को भी दी जा रही है। उनका जिस हिसाब से वो लोगों को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात तो तय है कि अगर ममता बनर्जी जीत भी गई तो भी वो अपना साम्राज्य इस बार के बाद से अभिषेक बैनर्जी को ही दे देंगी। लेकिन वो अभिषेक बैनर्जी की जो पूरी बैकअप है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर जैसे ममता बनर्जी एक कहते हैं ना दीदी का एक रौला है, दीदी गुंडाराज में बहुत भरोसा करती है और मतलब एक बैकिंग है उनकी, एक ऑरा है उनका। सिमिलर चीज अगर हम अभिषेक बैनर्जी के पास देखें तो वो बहुत नई है, वरिष्ठ नेता भी नहीं है, तो उन पर लोगों का भरोसा करना बहुत मुश्किल है। वहां पे एक यू टर्न लेते हुए जा सकती है बीजेपी के पास। लेकिन मुझे लगता है इस बार ममता बनर्जी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। इस बार अगर वो कर देंगी तो आगे जाके जब प्रेसिडेंशियल रूल वगैरह अगर बीजेपी लगा देगी, क्योंकि बीच में जो कोयला कांड है, फिर आईपैक ऑफिस में जो हुआ ईडी के साथ, वो सब ये सारे बहुत रेलिवेंट कांड है, इनके ऊपर तहकीकात हुई नहीं पूरे टाइम में। जब जब इलेक्शन था तब तक तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी अगर गलती से चुनाव हारेगी तो ममता बनर्जी के पीछे तो लगेगी लगेगी। और इस सारी सिचुएशन के लिए अभिषेक बैनर्जी मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं से भी फिट इन होते हैं और उनके हाथ से सत्ता जा सकती है। तो मुझे लग रहा है अभिषेक बैनर्जी बस टाइम बीइंग के लिए यहाँ पर है। अभी उनकी पॉलिटिकल डेब्यूट हुई है, शुरुआत हुई है, जैसे हम बिहार में नहीं देखते नीतीश कुमार के बेटे की शुरुआत हुई थी, पर शुरुआत तो हुई पर उसे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थोड़ी ना बनाया गया। तो अभिषेक बैनर्जी का भी मुझे वैसा ही कुछ लग रहा है। देखिए शिविर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आरोप लगाए जाते हैं ना कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का, लेकिन ये हर पार्टी में थोड़ा बहुत देखने को मिलता ही है। चाहे कितनी हाँ भी पार्टी, एग्जैक्टली। कोई भी राजनेता कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले कि भाई हम परिवारवाद से बिल्कुल दूर रहते हैं, हम मेहनत पर विश्वास करते हैं, हम धरातल पर जो जनता के दिल में जगह बनाते हैं उस पर विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ बोलने की बात होती है और जनता बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बात नहीं कर सकते। मायावती को देख लीजिए, मायावती चाहती तो और भी बहुत सारे नेता उत्तर प्रदेश में 2027 के इलेक्शन को लेकर, लेकिन तब भी वो अपने भतीजे जो आनंद है उनको काफी ज्यादा आगे बढ़ा रही है। उनको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो जमीनी स्तर है वहां पर भेजा जा रहा है और वो पूरे तरीके से कैंपेनिंग को लेकर काम कर रहे हैं मायावती की पार्टी को लेकर। तो इससे कहीं ना कहीं नजर आता है कि ये जो परिवारवाद की बात कही जाती है ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाजवादी पार्टी में भी वही देखने को मिलता है। उसके साथ ही इसके साथ ही अगर हम टीएमसी की बात करें तो उसमें भी यही देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि क्यों अभिषेक बनर्जी को इतना ऊपर
उठाया जा रहा है, क्योंकि महुआ मोइत्रा और उसके साथ ही टीएमसी के कई बड़े दिग्गज नेता भी हैं, उन्हें भी मौका दिया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर अभिषेक बनर्जी की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, तो इस हिसाब से ममता बनर्जी के भतीजे होने के नाते फायदा तो मिलना चाहिए। और यही वजह है कि ममता बनर्जी खुद से उनको आगे कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी का साफ तौर पर है कि भाई सीएम जब तक मेरा मन है तब तक तो मैं ही बनूंगी, उसके बाद में अगर होगा तो अगर कोई दूसरा ऑप्शन होगा तो इस वजह से, ताकि पार्टी में खींचतान देखने को मिलती है। अगर अभिषेक बनर्जी अभी से मेहनत नहीं करेंगे, उन्हें ममता बनर्जी का साथ नहीं मिलेगा, तो टीएमसी के ही कई ऐसे नेता है, कई ऐसे दिग्गज नेता है जो ये सोच सकते हैं कि भाई ममता बनर्जी के बाद हम भी तो सीएम बन सकते हैं, और फिर ऐसे में अंदरूनी कलह पार्टी में शुरू हो सकती है। और ममता बनर्जी नहीं चाहती कि वो अंदरूनी कलह पार्टी में शुरू हो, मतलब कि जो गलतफहमी है वो बड़े नेताओं की पहले ही दूर कर दे रही है ममता बनर्जी, और साफ तौर पर एक संदेश यहाँ पर दे दिया है कि भाई अगर टीएमसी में रहना है तो फिर मेरे हिसाब से चलना होगा, और यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी को ऊपर उठाया जा रहा है। अब करते हैं बात बीजेपी की, कि अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो सीएम फेस कौन होगा। मुझे याद है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो इस दौरान वो ये कहते हैं कि आप में से ही एक होगा पश्चिम बंगाल का सीएम चेहरा या मुख्यमंत्री अगर बीजेपी जीती है तो। मतलब साफ है कि जो बंगाली पहचान है उसी का जो राजनेता है, यानी कि बंगाली ही होगा सीएम अगर बीजेपी चुनाव जीतती है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी की बहुत चर्चाएं चल रही है, लेकिन हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पर वो जन प्रचार के लिए जाते हैं तो उस समय उनको जनता का विरोध का सामना भी करना पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम साफ छवि है, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी हमेशा चौंकाने के लिए जानी जाती है। अगर बीजेपी जीतती है पश्चिम बंगाल में और अगर सीएम बनाने की बात आती है तो हम पूरे तरीके से नहीं बोल सकते कि शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सीएम फेस को लेकर काफी ज्यादा चौंकाया था, तो शायद पश्चिम बंगाल में भी ये रणनीति बीजेपी अपना सकती है। ये जो रणनीति है ये अपनाई जा सकती है, पर जितने और सारे लीडर्स है ना उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया। दूसरी चीज, शुभेंदु अधिकारी अभी से नहीं पर पिछले 10 सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के साथ। मुझे लगता है अगर यहाँ पे उनको पोजीशन नहीं दी तो उनका भी हाल एक तरीके से डीके शिव कुमार जैसा हो जाएगा जो कर्नाटका में सीन हुआ था। तो ये कह पाना सही में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बंगाल है। बंगाल एक ऐसी चिड़िया थी जिसको चुराने में बीजेपी को 15 साल लग गए, बहुत मेहनत लग गई, और अभी भी उसे नहीं पता कितनी मेहनत करने के बावजूद उसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सब चीजें कहना बहुत मुश्किल है। सही बात है कि अनप्रेडिक्टेबल है ये बहुत ज्यादा। एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, दूसरी तरफ मुझे लग रहा है अब ये चल रहा है यहाँ पर। उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही दिलचस्प होते जा रहा है कि पूरा इलेक्शन कौन जीतेगा, क्या होने वाला है, कोई पता नहीं है। देखते हैं पर 4 मई को क्या निकल के आता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।